और बच्चों, आज हम हिंदी का जो हमारा विषय है उसका दूसरा पाठ पढ़ेंगे। और ये पाठ है बचपन के बारे में। और कृष्णा सोबती जी एक बहुत बड़ी लेखिका हुई हैं। अभी आप छोटे हैं, पर जब आप बड़े हो जाएंगे थोड़े से, तो तब उनकी बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास आप पढ़ेंगे और आप देखेंगे कितना सुंदर वो लिखती हैं। हमारे एक तरह से कहें बच्चों, तो जो ज्ञान के दरवाजे हैं वो खोल देती हैं। कृष्णा सोबती जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1925 को। और इनकी जो मृत्यु हुई वो पिछले साल ही हुई, 25 जनवरी 2019 को। और ये बहुत कुछ लिखती रही हैं और बहुत सारे बड़े बड़े पुरस्कार कृष्णा सोबती जी जो हैं उनको मिले हैं। तो अब हम जो हमारा जो पाठ है उसको देखते हैं। ये पाठ है बच्चों बचपन का। जिस तरह से आपका बचपन होता है, हमारा बचपन होता है, तो उसी तरह से बचपन के दिन हैं जिनको कृष्णा सोबती जी अपने इस पाठ के माध्यम से याद कर रही है। तो पहले मैं इस पाठ के कुछ हिस्से पढ़ दूंगा, तो आप भी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको खोलें और उसमें से फिर इस पाठ को आप मेरे साथ साथ देखते रहें। तो मैं एक बार रीडिंग लूँगा तो आपकी भी रीडिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर हम पाठ को समझेंगे और आखिर में जो इसके प्रश्नोत्तर हैं उनको करेंगे। तो पाठ पढ़ना मैं बच्चों शुरू कर रहा हूँ, आप तैयार रहें। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और दूसरा अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो इस तरह के कपड़े आपके पास भी होते ही हैं बच्चों। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने होते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है।
हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनीचर को ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीते थे, पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनीचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवार की दवा, तो ज़्यादा बिगड़ने वाला कुछ था नहीं, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदलने लगी हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गई है शहतूत और फालसे, और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल रोड से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर बड़े खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने ज़ोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने ज़ोर गरम की पुड़िया जो तब थी, अब भी वह नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से चौड़ी की चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना ज़ोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना ज़ोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक ख़ास ही लय रफ्तार सी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिलता ही था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर तक सुनाई देती। लगता जैसे इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमा लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट
कि भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते दिल्ली में। जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वो गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे छोटे मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरह से वो कहते थे। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर यह शेर बुरा न था। वह जब चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का ये पाठ था। कृष्णा सोबती जी ने अपने जो बचपन की यादें हैं वो इस पाठ में यादा की हैं। और इस पाठ में बच्चों कृष्णा सोबती जी जो हैं अपने बचपन के शहर शिमला की बात कर रही हैं। शिमला जो हिमाचल प्रदेश है, हमारा राज्य है, उसकी राजधानी है। और शिमला की जो मशहूर जगह है, रिज उसको बोलते हैं, एक बहुत ऊंचाई पर बिल्कुल एक जैसी जगह है। तो बहुत सारी फिल्में हैं उसकी, वहाँ पर शूटिंग होती है। तो जो रिज है, ऐसे बच्चों बहुत सारी चौड़ी सड़क है, उसके एक तरफ एक चर्च है और एक तरफ एक स्कैंडल पॉइंट है। तो जो भी यहाँ से लोग शिमला घूमने जाते हैं, इसके बीच में ही वो घूमते हैं। तो कृष्णा सोबती जी अपने उस जगह को याद कर रही हैं। तो कृष्णा सोबती जी का जो घर था उस चर्च से थोड़ा सा ऊपर था। तो अगर आप शिमला जाते हैं, चर्च से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो एक हनुमान जी का एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उनकी खड़ी मूर्ति है। तो उसको जाखू मंदिर बोलते हैं। तो उसका भी ये जिक्र करती हैं। तो कैसे पहले कपड़े अलग तरह के होते थे, स्कर्ट डालते थे, फ्रॉक डालते थे। तो अब जो सोबती जी हैं उनकी उम्र बड़ी है, जब ये पाठ वो कह रही हैं, अपनी यादें वो ताज़ा कर रही हैं, तब भी उनको वो सब चीज़ें याद हैं। आजकल जैसे आप टॉफ़ी खाते हैं, अलग तरह की चॉकलेट्स खाते हैं, तो पहले ऐसे नहीं थी। कृष्णा सोबती जी का तो बचपन और भी पहला रहा होगा। जब हम छोटे थे बच्चों, तो कई बार हम क्या करते थे कि घर में गुड़ होता था और गुड़ को हम थोड़ा सा कूट लेते थे तो वो पिघल जाता था, एक तरह से वो नरम हो जाता था। तो हम एक कोई तिनका लेते और उसके चारों तरफ उस गुड़ को लिपटा लेते और फिर उसको हम चूसते थे, उसको चाटते थे।
तो जब हमारे पास जो दूसरी टॉफ़ीज़ थी नहीं थी तो हम ऐसे काम चलाते थे। और हमारे घर में भी कोई फ्रूट नहीं लाता था, हम कभी दुकान या बाज़ार नहीं जाते थे। तो फ्रूट घर में तभी आता था जब कोई मेहमान आता था, और बाज़ार भी जाते तो जो सामान ख़रीदना होता था वो मम्मी पापा जो थे, दादा दादी जो थे, वही ख़रीद के लाते थे। तो इस तरह से हमारा जो बचपन के जो दिन हैं बच्चों, वो लगातार बदलते रहते हैं। और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको अलग तरह का बचपन मिलेगा। तो इस तरह से पहले ग्रामोफोन होते थे, यानी कि आप के जैसे आजकल सीडी प्लेयर हैं, आप उसके ऊपर गाना सुनते हैं, पर उन दिनों ग्रामोफोन होते थे। यानी कि एक आप ये मान लें कि काला सा एक बड़ा सा तवा होता था, उसके ऊपर एक नीडल, एक ऐसे सुई सी रखी जाती थी, एक बाजू सी होती थी मशीन की, उसको रख देते थे, फिर वो गीत चलता था। तो ये उसको याद कर रही हैं। और कृष्णा सोबती जी का परिवार फिर भी अच्छा था, और चॉकलेट वो ख़रीद सकते थे एक बार। और फिर चने की बात बताते हैं कि चना बहुत सारे खाते थे, और चने की पुड़िया होती थी, आपने भी देखी होगी, कई बार वो बसों में होती है कि कागज़ को ऐसे करके गोल बना देते हैं और उसमें फिर वो चना डालते हैं। तो इसको वो याद करती हैं। जो चर्च है वहाँ पे उसकी घंटियाँ वो याद करती हैं, और कैसे वो सुंदर लगता था वहाँ पर घूमना, वो इसको याद करती हैं। फिर जब कृष्णा सोबती जी दिल्ली जाती हैं तो दिल्ली जाकर वो याद करती हैं कि कैसे वहाँ पर जहाज़ दिखते थे। आजकल जहाज़ ज़्यादा हैं, तो पहले जहाज़ कम होते थे। तो कोई जहाज़ आता, जैसे दिल्ली में हवाई अड्डा भी है, तो वहाँ जहाज़ उतरने लगा तो जहाज़ और बड़ा दिखता था। तो जहाज़ को देखने के लिए सब के सब बच्चे बाहर आ जाते हैं, और बच्चों को लगता कि कोई बहुत बड़ा पक्षी है जो ऐसे करके उड़ रहा है। और कृष्णा सोबती जी की जो आँखें थी वो कमज़ोर थी। जैसे आपको भी आपके मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चों मोबाइल नज़दीक से ना देखो, टीवी ना देखो, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो कृष्णा सोबती जी भी जो हैं वो दिन में पढ़ती नहीं थी, रात को फिर वो टेबल लैंप लगा के वो पढ़ती थी। तो आप भी अपनी आँखों की जांच जरूर कराएं बच्चों, क्योंकि कई बार हमें बच्चे स्वस्थ लगते हैं पर वो उनकी जो आँखें हैं वो कमज़ोर होती हैं। पर अगर आप सब्जियां खाएंगे, दूध पिएंगे, तब आपकी आँखें ठीक रहेंगी। अब इनको चश्मा बड़ा लग गया तो इनके जो भाई थे वो इनको चिढ़ाते थे, वो लंगूर की सूरत कहते थे। तो भाई बहन का जो प्यार है बच्चों वो ऐसा ही होता है। तो अब इस पाठ के बाद हम बात कर लेते हैं इसकी किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। तो एक तो आपको ये बताना है कि इतवार की सुबह जो लेखिका है वो घर में क्या करती थी। एक काम था जो वो काम नौकरों से नहीं कराती थी, ये खुद करते थे, तो वो बताना है। और तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय कितनी दूरी हो चुकी है। तो उनका जो समय था लेखिका का और जो अब का जो समय है वो बदल चुका है। तो इन दोनों का जो बदलाव है उसको दिखाने के लिए वो उदाहरण देती हैं। तो पाठ के बीच में से तुम्हें छांटना है कि वो कौन से उदाहरण हैं। और चश्मा क्यों लगाना पड़ा, चश्मा लगाने पर उनके भाई क्या कहकर उनको चिढ़ाते थे, तो हमने पढ़ लिया है, तो आपको वहाँ से देखना है। और कौन सी चीज़ों को मज़े लेकर खाया करती थी, उन फलों के नाम लिखने हैं। तो वो भी अगर आप पाठ को दोबारा देखेंगे बच्चों तो आपको उनके जो नाम है वो पता चल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये पाठ है, हमने थोड़ा थोड़ा इसको किया है। जब हमारे स्कूल खुलेंगे एक बार अच्छे से हम इस पाठ को फिर से करेंगे। पर फिलहाल आपको ये पाठ पढ़ना है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो करनी है, और उसकी जो फ़ोटो है हमें भेजना है।